पिछले शीर्षक में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार व्यवस्थापिका सभा राजा के असहयोग के कारण अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में असफल हो गई थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ने अर्थात व्यवस्थापिका सभा ने जिन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया था, जिनमें एक जो पादरी संविधान के प्रति भक्ति की शपथ नहीं ले रहे थे तथा जो प्रवासी सामंत वापस फ्रांस नहीं लौटना चाह रहे थे, इन दो प्रस्तावों को जो इन्हें देशद्रोही घोषित करने का जिसमें प्राविधान था, तो राजा ने अपने स्थगनादेश के अधिकार का प्रयोग करते हुए इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था। एक तो इस कारण राजा के प्रति फ्रांस की जनता का अविश्वास बढ़ गया था। दूसरा, ऑस्ट्रिया और प्रसा की सेना ने जो फ्रांस पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान राजमहल या यूं कहें कि शाही परिवार की ओर से जो सूचनाएं विदेशों को गई, इस संदर्भ में जनता को राजा पर पूर्ण संदेह था। और इन सभी परिस्थितियों के कारण, क्योंकि राजा पूर्व में पेरिस से भागने का भी प्रयास कर चुका था, अतः इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अंततः राजा को उसके पद से पदच्युत कर दिया गया और इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र असफल हो गया और समाप्त हो गया। अब जब राजतंत्र एक प्रकार से असफल और उसे समाप्त घोषित कर दिया गया, तो व्यवस्थापिका सभा ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि अब फ्रांस में गणतंत्रात्मक संविधान का निर्माण किया जाएगा और फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी भूमिका अदा करेगा। अर्थात अब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब गणतंत्रात्मक संविधान बनाने का कार्य नेशनल कन्वेंशन को सौंपा गया और नेशनल कन्वेंशन हेतु चुनाव किए गए और चुनावों के पश्चात 20 सितंबर 1792 ईस्वी में 20 सितंबर 1792 ईस्वी से नेशनल कन्वेंशन की कार्यवाही आरंभ हुई। अर्थात 20 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन 21 सितंबर 1792 से आरंभ हुआ। नेशनल कन्वेंशन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया तथा जैसे मैंने अभी बताया कि लुई 16वें को निलंबित करने के पश्चात व्यवस्थापिका सभा ने दो महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए नेशनल कन्वेंशन अर्थात राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया था। इसमें पहला कार्य था कि नवीन संविधान का निर्माण, अर्थात जो गणतंत्रात्मक राज्य फ्रांस बनेगा उसके लिए नया संविधान बनाने का कार्य जो है नेशनल कन्वेंशन को सौंपा गया। और दूसरा यह कार्य था कि अब राजा के बारे में क्या निर्णय लिया जाए, अर्थात नेशनल कन्वेंशन को राजा के संदर्भ में भी निर्णय करना था।
नेशनल कन्वेंशन की जो स्थिति थी उसमें दलीय स्थिति बड़ी असंतोषजनक थी, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था। नेशनल कन्वेंशन के 782 सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिनमें से 200 सदस्य जिरोंदिस्ट दल के थे, 100 सदस्य जैकोबिन दल के और 482 विभिन्न दलों या हम कहें निर्दलीय के रूप में चुने गए थे। यद्यपि प्रारंभ में जिरोंदिस्ट दल का प्रभाव नेशनल कन्वेंशन पर रहा, परंतु धीरे धीरे जैकोबिन दल ने येन केन प्रकारेण सत्ता पर वर्चस्व स्थापित कर लिया और धीरे धीरे नेशनल कन्वेंशन की पूरी शक्ति जो है जैकोबिन दल के हाथों में आ गई। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष विभिन्न समस्याएं थी। जिस दौर में नेशनल कन्वेंशन का गठन किया गया और जो समस्याएं नेशनल कन्वेंशन को हल करने के लिए दी गई, उन समस्याओं के संदर्भ में इतिहासकार हेज लिखते हैं कि संभवतः इतिहास में किसी भी देश की व्यवस्थापिका सभा को ऐसी जटिल समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं सौंपा गया जैसा कि नेशनल कन्वेंशन को। अर्थात जिस प्रकार की जटिल समस्याएं नेशनल कन्वेंशन के समक्ष थी, ऐसी समस्याएं इतिहास में किसी भी व्यवस्थापिका अर्थात किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो समस्याएं थी, इनमें पहली समस्या थी राजा और राजतंत्र के बारे में निर्णय करना, क्योंकि फ्रांस की जनता जो राजा के बारे में सोचती थी, तो फ्रांस की जनता का विश्वास था कि राजा जो है फ्रांस के साथ गद्दारी कर रहा है। राजा के प्रति अधिकांश जनता का विश्वास राजा से उठ चुका था और इस कारण उसको पदच्युत कर दिया गया था। और अब ये निर्णय होना था कि राजा और राजतंत्र के बारे में क्या निर्णय लिया जाए। ये पहली समस्या थी। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी देश की रक्षा के लिए एक सशक्त कार्यपालिका का होना, क्योंकि उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी उसमें विभिन्न प्रकार के वैचारिक मतभेद लोगों में व्याप्त थे। कई लोग फ्रांस में रहकर ही क्रांति का विरोध कर रहे थे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए समान कर व्यवस्था या संविधान का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह शासन को सुचारू रूप से चलाने में कई कठिनाइयां थी। इसलिए देश के लिए एक शक्तिशाली कार्यपालिका का निर्माण अत्यंत आवश्यक था। आक्रमणकारी जो प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेना थी, जिसे हम आक्रमणकारी सेना कह सकते हैं, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया की जो संयुक्त आक्रमणकारी सेना थी, उससे फ्रांस की रक्षा भी करनी थी। यह भी एक बड़ी समस्या थी। दूसरी बात, जो लोग फ्रांस में रहकर क्रांति का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी शांत किया जाना, उन्हें भी समझाना आवश्यक था। इसलिए आंतरिक विद्रोहों को समाप्त करना तथा देश में एकता स्थापित करना भी महत्वपूर्ण कार्य था। क्रांति के दौर में जो महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए थे, जिनमें समान नागरिक कानून या हमें कह सकते हैं विशेषाधिकारों का अंत, समानता की स्थापना, जो ये विभिन्न सुधार जो किए गए थे, उन सुधारों को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी समस्या थी। और एक महत्वपूर्ण कार्य तो नेशनल कन्वेंशन का था ही कि संविधान का निर्माण करना। इसके साथ साथ फ्रांस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, सेना का
पुनर्गठन किया जाना था, देश में अराजकता का माहौल था, इसे भी दूर किया जाना अति आवश्यक था। नेशनल कन्वेंशन ने जब कार्यभार संभाला तो प्रारंभ में जैसे मैंने कहा कि जिरोंदिस्ट कन्वेंशन में प्रभावी थे, परंतु धीरे धीरे जैकोबिन्स दल का प्रभाव बढ़ गया और जैकोबिन दल जो है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करने के लिए एक प्रकार से कृत संकल्प था। इसके लिए जैकोबिन्स दल ने ऐसे संविधान का निर्माण करने पर जोर दिया या ऐसे संविधान की स्थापना की जिसमें गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की जानी थी। जो राजा के बारे में निर्णय लिया जाना था, इस संदर्भ में नेशनल कन्वेंशन में बड़ी बहस हुई और राजा और राजतंत्र के बारे में निर्णय लेने के लिए मतदान किया गया। इनमें जैकोबिन दल के सदस्य चाहते थे कि राजा को बिना मुकदमा चलाए फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जबकि जिरोंदिस्ट दल के सदस्य राजा के भाग्य का निर्णय जनसाधारण पर छोड़े जाने के पक्ष में थे। किंतु क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नेशनल कन्वेंशन पर जैकोबिन दल का प्रभाव था, इसलिए जैकोबिन दल के सदस्य चाहते थे कि राजा को मृत्युदंड दिया जाए। जैकोबिन दल का जो प्रमुख नेता था दांतो का कहना था कि यूरोप के राजाओं ने हमें चुनौती दी है और उसके उत्तर में हम उनके सामने लुई 16वें का सिर काटकर फेंक देंगे। सेंट जॉस्ट एक प्रसिद्ध विद्वान जो हुए हैं, सेंट जॉस्ट ने कहा कि कोई भी राजा निर्दोष नहीं होता, इसलिए लुई 16वें को बिना किसी हिचकिचाहट के फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। रॉब्सपियरे भी एक प्रमुख जैकोबिन दल का नेता था, जिसका बाद में कन्वेंशन पर बड़ा प्रभाव रहा। रॉब्सपियरे को आतंक के राज्य के लिए भी जाना जाता है। तो रॉब्सपियरे ने जोरदार शब्दों में कहा कि राजा ने क्रांति के साथ गद्दारी की है, इसलिए राज सिंहासन पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है, अब वह केवल मृत्युदंड का ही अधिकारी है। इस प्रकार जैकोबिन दल के सभी सदस्य चार्ल्स प्रथम की भांति लुई 16वें से भी छुटकारा पाना चाहते थे। अर्थात जिस तरह इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध निर्णय लिया गया, ऐसे ही लुई 16वें से भी जैकोबिन दल के सदस्य छुटकारा पाना चाहते थे। अतः राजा पर जो है मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के दौरान राजा ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और चुप्पी साधी रहा। अंत में जब राजा को फांसी पर चढ़ाए जाने के संदर्भ में नेशनल कन्वेंशन में मतदान हुआ तो 782 सदस्यों में से 721 ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 387 लोगों ने राजा को मृत्युदंड दिए जाने के पक्ष में अपना मत दिया। अर्थात 721 सदस्यों में से 387 सदस्यों ने राजा को मृत्युदंड दिए जाने का समर्थन किया और 20 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा को उसे मृत्युदंड दिए जाने की सूचना दी गई और अगले ही दिन 21 जनवरी 1793 ईस्वी को राजा को मृत्युदंड दिया गया, उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह राजतंत्र का फ्रांस में अंत हो गया और लुई 16वें का भी अंत कर दिया गया। अब जो महत्वपूर्ण दूसरा कार्य था नेशनल कन्वेंशन का वह था सुदृढ़ कार्यपालिका का निर्माण। इसके लिए कन्वेंशन ने एक गणतंत्रात्मक संविधान
बनाने का कार्य किया और इस तरह संविधान बनाया जिसमें फ्रांस में गणतंत्र के शासन की स्थापना हो सके। विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सेना को सशक्त किया गया, सेना में सुधार किया गया तथा कार्नो को सेना का प्रमुख घोषित किया गया। कार्नो के नेतृत्व में फ्रांस की सेना ने विदेशी सेनाओं का सामना किया और विभिन्न मोर्चों पर विजय प्राप्त की। अगली जो समस्या थी आंतरिक विद्रोहों की समाप्ति। इसके लिए फ्रांस में जैकोबिन दल का जो प्रभाव था, तो जैकोबिन दल के सदस्य यह चाहते थे कि जो भी क्रांति के विरोधी हैं उनको पूर्णतया समाप्त किया जाए और इस कारण जैकोबिन दल के रॉब्सपियरे और मारा, जिनमें दांतो डॉक्टर मारा रॉब्सपियरे जी प्रमुख थे, इन्होंने क्रांति के विरोधियों को अर्थात या फ्रांस के अंदर जो आंतरिक विद्रोह फैला रही थी, जो देशद्रोही थे, जिन पे जरा भी संदेह था, उनको समाप्त करने का निर्णय लिया और आतंक का राज्य स्थापित किया। और इस तरह आतंक के द्वारा विभिन्न विद्रोहियों को समाप्त करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस पे हम आतंक के राज्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्रांति के सुधारों का दृढ़ीकरण करने के लिए व्यवस्था की गई और जो भी निर्णय पूर्व में क्रांति के दौरान लिए गए थे उन्हें स्थायी करने का प्रयास किया गया और इस तरह फ्रांस में स्थायी रूप से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश पूर्ण कर दिया गया। किसी भी तरह के जो सुधारों के विरोधी थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया और क्रांति के दौरान किए गए सुधारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। जो संविधान का निर्माण किया गया उसे 1795 का संविधान कहा जाता है। इस संविधान के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई, जिसमें प्रथम सदन में 500 सदस्य होते थे, जिसे 500 सदस्यों की सभा कहा जाता था, तथा द्वितीय सदन पुरातन लोगों की सभा थी। इस तरह प्रथम सदन में 500 सदस्य और द्वितीय सदन, जिसे पुरातन लोगों की सभा कहा जाता था, उसकी सदस्य संख्या 259 थी। यद्यपि 1795 का संविधान किसी भी दल को पूर्णतया स्वीकार नहीं हुआ, परंतु फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों में यह संविधान स्वीकार किया गया और इसके द्वारा कालांतर में डायरेक्टरी शासन की स्थापना की गई, क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था संभालने के लिए 5 डायरेक्टरों की एक डायरेक्टरी की स्थापना की गई थी और इन डायरेक्टरों में से एक जो मुख्य डायरेक्टर होता था वह कार्यपालिका का प्रमुख होता था और इस तरह फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का प्रारंभ हुआ। कन्वेंशन का जो मूल्यांकन है कि कन्वेंशन ने विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी और इन सभी कठिनाइयों पर निर्णय लेना आसान नहीं था। फिर भी कन्वेंशन ने लगभग सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि इस दौर में जो आतंक का राज्य स्थापित हुआ उसकी सर्वत्र आलोचना हुई और अंततः आतंक के राज्य के द्वारा जो जैकोबिन दल के प्रमुख नेता थे दांतो, मारा, रॉब्सपियरे, इनके अंत के साथ ही आतंक का राज्य भी समाप्त हुआ और इस तरह कन्वेंशन के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया। आतंक का जो राज्य था वह
फ्रांस में 29 मार्च 1793 से आरंभ हुआ तथा लगभग 27 जुलाई 1794 तक चला। आतंक का राज्य जैकोबिन दल द्वारा इसलिए स्थापित किया गया ताकि अपने विरोधियों का या फ्रांस के जो क्रांति के विरोधी थे उन सबको समाप्त करके आतंक का राज्य स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया था। इसकी जो मुख्य संस्थाएं थी, इनमें पहली संस्था थी सार्वजनिक व्यवस्था समिति, दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति, तीसरा क्रांतिकारी न्यायालय और चौथा जो गुलोटिन एक महत्वपूर्ण यंत्र था। इन सब के द्वारा फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया गया। क्रांतिकारी न्यायालय ने हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। अनुमान किया जाता है कि लगभग 5000 व्यक्ति अकेले पेरिस में ही मारे गए। इनमें रानी मैरी एंटोइनेट, ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस, मैडम रोला आदि मुख्य थे। साथ ही साथ जैकोबिन दल के जो विभिन्न सदस्य थे वे भी इसी आतंक के राज्य के दौरान, जैसे दांतो, रॉब्सपेरे, ये भी इसमें मारे गए। जब आंतरिक विरोधियों का जैकोबिन दल ने सफाया कर दिया तो अब जैकोबिन दल चाहता था कि आतंक का राज्य समाप्त किया जाए, परंतु रॉब्सपेरे आतंक का राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि आतंक के राज्य से रॉब्सपेरे की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। जब रॉब्सपेरे ने अन्य सदस्यों की बात नहीं मानी तो अंततः थर्मिडोरियन की प्रतिक्रिया रॉब्सपेरे के विरुद्ध जैकोबिन दल में ही विद्रोह भड़क गया और थर्मिडोर के महीने में जैकोबिन दल के सदस्यों ने ही अपने ही नेता रॉब्सपेरे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉब्सपेरे को भी मृत्युदंड दिया गया और रॉब्सपेरे की मृत्यु के साथ ही जो आतंक का राज्य था, जो रॉब्सपेरे का महाआतंक था, वह समाप्त हो गया। साथ ही साथ धीरे धीरे नेशनल कन्वेंशन ने अपने कार्यों को भी पूर्ण कर लिया था और इस तरह 1795 का संविधान तैयार हुआ और साथ ही साथ नेशनल कन्वेंशन समाप्त हो गई और उसके स्थान पर फ्रांस में 27 अक्टूबर 1795 से डायरेक्टरी का शासन आरंभ हुआ।